हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कक्षा 11 में सब्जेक्ट हमारा बीए है और चैप्टर हमारा है धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र। अब आप लोग 10th में से अगर 11th में आए हैं तो आप लोगों का ये सब्जेक्ट एकदम नया है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? बीए, जिसे हम लोग कहते हैं वाणिज्य और व्यवस्था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, किस तरह से जो आर्थिक प्रवृत्ति होती है वो आर्थिक प्रवृत्ति किस तरह से लोग कार्य करते हैं, आर्थिक प्रवृत्ति में किस तरह से लोग जुड़ते हैं और किस तरह से रोजगार प्राप्त करते हैं, किस तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है और उसका उद्देश्य क्या है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 में कि धंधे का स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है और कार्य क्षेत्र क्या है। तो हम लोग चलते हैं प्रस्तावना की तरफ। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, चाहे कोई व्यक्ति हो वो व्यापार करे या उद्योग करे या वाणिज्य में अपना योगदान दे, ये सभी कार्य समग्र विश्व में हमें देखने को मिलते हैं। और इसके साथ में इतना ही नहीं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम देखें तो जो लुहार होते हैं, मोची होते हैं, बुनकर होते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में काम करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और उसके साथ साथ में अगर ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ में अगर हम शहरी क्षेत्र की तरफ आते हैं तो शहरी क्षेत्र में भी हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी क्षेत्र में जुड़ करके रोजगार प्राप्त करता है। चाहे वो छोटे छोटे उद्योग हो, चाहे बड़े बड़े उद्योग हो, चाहे वो छोटे छोटे कारखाने हो या बड़े बड़े कारखाने हो, व्यक्ति क्या करता है उस क्षेत्र में जुड़ करके अपने जीवन को यापन करता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि व्यक्ति की क्या होती है, आवश्यकताएं होती हैं। और वो आवश्यकताएं क्यों बढ़ती जाती हैं? क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं कैसी होती हैं, अमर्यादित होती है। आवश्यकताएं और इच्छाएं सभी अमर्यादित होती हैं। तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आर्थिक प्रवृत्ति करता है। और आर्थिक प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। ठीक है, लाभ प्राप्त करना। और अगर मान लो कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो लाभ के साथ साथ में अपने व्यापार में वृद्धि करना, ये व्यक्ति का उद्देश्य होता है। और इसके साथ साथ में जब व्यक्ति आर्थिक प्रवृत्ति करता है तो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करता है। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो आर्थिक प्रवृत्ति के बिना भी कार्य करते हैं। क्यों? समाज सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए या देश की सेवा के लिए। ठीक है, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो बिना किसी प्रतिफल के या बिना किसी आय प्राप्त के उद्देश्य से भी वो लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इस तरह से दोनों प्रकार के व्यक्ति या दोनों प्रकार के तत्व हमारे अर्थतंत्र में देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं आर्थिक प्रवृत्ति का अर्थ। तो आर्थिक प्रवृत्ति जहां आप लोग को दिखाई दे रहा है तो सिंपल सी भाषा में हम समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो लेन देन की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आर्थिक प्रवृत्ति। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन या व्याख्या हम देखें तो वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से, वित्तीय प्रतिफल मतलब क्या कि जो वित्त होता है, मुद्रा होती है, उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, आर्थिक प्रवृत्ति। ठीक है, उसके बाद में ये अनार्थिक प्रवृत्ति का अर्थ। तो अनार्थिक प्रवृत्ति क्या, आर्थिक प्रवृत्ति इसका सेम अपोजिट हो जाएगा। आर्थिक प्रवृत्ति में हमने क्या देखा कि वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से जो भी कार्य किया जाता है वो आर्थिक प्रवृत्ति कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जैसे मान लीजिए कि जो वकील होता है, ठीक है, वो वकील अगर वकील का केस लड़ रहा है तो क्या कर रहा है, केस लड़ने के बदले में वो क्या कर रहा है, वेतन प्राप्त कर रहा है या प्रतिफल प्राप्त कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आर्थिक प्रवृत्ति। ठीक है, किसान भी अगर मान लीजिए कि वो खेत में उत्पादन कर रहा है तो उत्पादन तो कर रहा है लेकिन सामने समाज के लोगों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहा है और उसके साथ साथ में क्या कर रहा है, वेतन भी प्राप्त कर रहा है, तो वो भी क्या कहला रहा है, आर्थिक प्रवृत्ति कहला रहा है। मान लीजिए डॉक्टर है, तो अगर डॉक्टर भी वो किसी भी जो रोगी होते हैं उनका अगर इलाज कर रहा है तो इलाज करने के बाद में वो क्या कर रहा है, बदले में वेतन ले रहा है या आय प्राप्त कर रहा है, तो वो भी क्या कहलाता है, आर्थिक प्रवृत्ति। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हम देखेंगे कि अनार्थिक प्रवृत्ति का अर्थ क्या है। तो अनार्थिक प्रवृत्ति में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रतिफल के उद्देश्य के बिना कार्य करता है, कि वो ऐसा कार्य करेगा कि उसमें उसका कोई भी आर्थिक उद्देश्य नहीं होगा, वो बिना प्रतिफल के ही कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए जो माँ होती है
वो माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है तो कोई आर्थिक उद्देश्य से करती है? नहीं, ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि अगर देश में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो जो राहत शिविरें होती हैं उस राहत शिविर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मदद करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अनार्थिक प्रवृत्ति। क्या रहा? उसके बाद में हम देखेंगे आर्थिक तथा अनार्थिक प्रवृत्ति के बीच अंतर, कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहला पॉइंट है उद्देश्य। क्या है पहला पॉइंट? उद्देश्य। अब हमने इन दोनों में देखा था, आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति में। आर्थिक प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या था? लाभ का था ना, या वेतन प्राप्त करने का उद्देश्य था, ठीक है। तो आर्थिक प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करने का और अपने व्यापार को या व्यवसाय में वृद्धि करने का। और अनार्थिक प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या होता है? समाज सेवा का या लोक सेवा का या मानव सेवा का उद्देश्य होता है। दूसरा, अपेक्षा। आर्थिक प्रवृत्ति में क्या होती है कि लोग वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और लेकिन अनार्थिक प्रवृत्ति में किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा होती नहीं है, सिर्फ मानव सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, ये अपेक्षा देखने को मिलती है। उसके बाद में आर्थिक प्रवृत्ति का प्रकार क्या है? तो आर्थिक प्रवृत्ति हम किस किस क्षेत्र में करते हैं? सेवा क्षेत्र में कर सकते हैं, व्यापार क्षेत्र में कर सकते हैं, वाणिज्य क्षेत्र में कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में कर सकते हैं। तो ये आर्थिक प्रकार हमें इन आर्थिक प्रवृत्ति हमें प्रकार में अगर हमें देखना हो तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक प्रवृत्ति हमें कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, व्यापार क्षेत्र में देखने को मिलती है, वाणिज्य के क्षेत्र में देखने को मिलती है। लेकिन अनार्थिक प्रवृत्ति क्या होती है? इसका कोई भी प्रकार होता नहीं है। उसके बाद में लास्ट है जोखिम और अनिश्चितता। तो आर्थिक प्रवृत्ति में जोखिम और अनिश्चितता होती है। क्यों होती है? मान लीजिए कि किसान खेती कर रहा हो, तो अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे फसल का उत्पादन ज़्यादा होना होता है, ग्रोथ होना होता है, उस टाइम पे अगर बरसात नहीं होगी तो क्या होगा? उससे जोखिम होगी या अनिश्चितता होगा, अनसर्टेनिटी आएगी, तो क्या होगा कि उसको नुकसान होगा। तो इस तरह से आर्थिक प्रवृत्ति में क्या होता है? जोखिम और अनिश्चितता का तत्व हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर अनार्थिक प्रवृत्ति में देखें कि जोखिम और अनिश्चितता होता है तो नहीं होगा, नहीं, क्योंकि अनार्थिक प्रवृत्ति में जुड़ने वाला व्यक्ति क्या होता है? उसका ऑलवेज कोई भी उद्देश्य होता नहीं है। कौन सा उद्देश्य? वेतन प्राप्त करने का कोई उद्देश्य होता नहीं है। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनार्थिक प्रवृत्ति नहीं करता है। वो क्यों अनार्थिक प्रवृत्ति करता है? कि व्यवसाय जो समाज होता है, समाज में जिन लोगों को आवश्यकता होती है वो क्या करते हैं? समाज सेवा का एक प्रकार से काम है करते हैं, और समाज सेवा के साथ साथ में लोक सेवा का और देश सेवा का भी कार्य करते हैं। तो इसमें कोई भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय नहीं किया जा रहा है, इसलिए जोखिम और अनिश्चितता का तत्व आर्थिक प्रवृत्ति में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बस आज हम लोग इतना ही देखेंगे कि धंधे के स्वरूप, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र में प्रस्तावना, आर्थिक प्रवृत्ति का उद्देश्य, आर्थिक प्रवृत्ति का अर्थ, अनार्थिक प्रवृत्ति का अर्थ और आर्थिक तथा अनार्थिक प्रवृत्ति के बीच अंतर। ओके, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।